Alright guys, welcome back to another weekly video. So पिछले हफ्ते का मैंने अपलोड नहीं किया था वीकली वीडियो क्योंकि वो फाइल जो थी डिलीट हो गई थी, डिलीट नहीं करप्ट हो गई थी, फिर मुझे उसको डिलीट वगैरह कर दिया मैंने उसको. सो थिंग्स हैव बिन रफ. 3 वीक से कोई ट्रेड नहीं मिला. लास्ट जो ट्रेडिंग वीक था उस पर अकाउंट क्लियर हो जाता लेकिन हुआ नहीं. फिर उसके बाद हमने 3 वीक्स का वेट किया पेशेंस के साथ, लेकिन फिर भी कोई ट्रेड अपीयर नहीं हुआ. तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं एक नई स्ट्रेटजी सीखूंगा. अब मैं स्क्रैच से मैंने बनाना भी शुरू किया था. TJR वगैरह इन सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह मैंने यूट्यूब पे सीधा बस गूगल सर्च किया मैंने यूट्यूब पे कि स्ट्रेटजी. सो मुझे स्ट्रेटजीज वगैरह पता चली. मैंने उनको बैक टेस्ट वगैरह किया. उनका विन रेट वगैरह कुछ अच्छा नहीं आया. तो फिर बैक टेस्ट वगैरह करके मैं और डिप्रेस्ड हो गया कि स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही है. फिर अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है अगर मैं वैसे चलता रहा फिर तो मैं साल के एंड में जाके अकाउंट क्लियर होएगा. तो और वो तो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होना ट्रेडिंग में इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज नहीं होती, लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके अपीयर होने की. जैसे इस मंथ मार्च कह रहा हूँ, मई के स्टार्टिंग वाले वीक में 3 बार ट्रेड्स अपीयर हुए थे मेरी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग. तीनों के 3 विनिंग गए थे, जिसमें से मैंने 2 मिस कर दिए और एक ही लिया. एक पर वो प्रॉफिट किया मैंने. लेकिन फिर उसके बाद मुझे 3 वीक्स वेट करना पड़ा. और जब मैंने पिछले साल का डेटा निकाला, जो ये रहा, सो फर्स्ट में से लेकर पिछले साल के 30th में तक लॉसेस थे. मैंने लॉसेस अवॉइड किए क्योंकि जो पिछला जो मैंने ट्रेड लिया था उस पर एक रूल फॉलो नहीं हुआ था और मैंने वो एग्ज़िट कर दिया शुक्र से सही टाइम पे. क्योंकि एग्ज़िट करना भी तब जब ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा होता है, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू. आई वॉज ऑलरेडी अब आई डोंट नो $10 है जितने भी है, लेकिन फिर भी वो इतने इतना पुश कर रहा था प्राइस. ठीक है, इतने पावर के साथ ऊपर जा रहा था कि ट्रेड से एग्ज़िट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन मैं फिर भी एग्ज़िट किया और वो शुक्र से ट्रेड मैंने बस रूल्स वगैरह फॉलो कर दिया. अगर वो TP हिट कर देता और मैं एग्ज़िट नहीं करता फिर बुरा होता, फिर क्योंकि मेरी फिर साइकोलॉजी और ख़राब हो जाती और फिर मैं ऐसे ट्रेड्स और लेता जिनमें बड़े कैंडल्स वगैरह होते हैं. लेकिन मैंने वो नहीं किया, तो इट्स अ गुड थिंग. मैंने फिर एक नई स्ट्रेटजी के लिए पे किया, जो मैं उस बंदे का नाम तो नहीं लूँगा जिससे सीखा, लेकिन इतना है वो स्ट्रेटजी को मैं बिलीव करता हूँ. सो आई एम स्विचिंग फ्रॉम अ डे ट्रेडर टू अ स्विंग ट्रेडर. आई विल बी मेनली ट्रेडिंग ऑन द 1 hour टाइम फ्रेम. मैं अपनी पिछली वाली स्ट्रेटजी जो है उसको भी ट्रेड करूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो 5K वाला अकाउंट लूँ, उस पर करूँ इम्प्लीमेंट ये नई वाली स्ट्रेटजी, या मैं तो कहता हूँ कि इसी वाले अकाउंट पे वो नई वाली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करता हूँ. ये फिर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नए वाला अकाउंट लूँगा, उस पर वाली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करूँगा. इस वाले अकाउंट पर फिर मैं जो मेरा मेन वाला फंडिंग मिप्स वाला है उस पर मैं करूँगा अपना जो मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है फ्रॉम स्क्रैच. अभी जो मेरा फंडिंग पिप्स का अकाउंट है 1% के प्रॉफिट में है. पिछले वाले ट्रेड पर हमने $8 का प्रॉफिट किया, वो पता नहीं 0 पॉइंट कितना % का प्रॉफिट है, बहुत कम है. सो हम 5K का अकाउंट था, 5K से हम $5,100 पे गए. उससे हम $5,300 पे गए. हमने एक ट्रेड पे $200 का प्रॉफिट किया. फिर हम वापस नीचे आए, लॉसेस हुए. मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे मतलब 2 बार ट्रेड्स में जीत गया हूँ. अगर मैं हार भी गया तो इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं एक ट्रेड में ही साथ रिकवर कर लूँगा. तो मैंने वो गलती की कि मैं विक्स वगैरह डे वाले पर ट्रेड किया. फिर एक और गलती हुई, एक और बार $200 वगैरह का लॉस हुआ, $100 का लॉस हुआ. फिर एक और बार गलती हुई, फिर एक और बार गलती हुई, 2 बार गलतियाँ और हुई.
वापस हम नीचे गए। उसके बाद मैंने सारा रिकवर कर लिया शुक्र से। जो मई के स्टार्टिंग वाले वीक में जो ट्रेड्स मिले थे, 3 ट्रेड्स इन द स्टार्टिंग वीक, जिसमें से हमने एक ही लिया और उस पर 4% का प्रॉफिट ही कर पाए, जो इट्स ओके। फिर उसके बाद हम कंसिस्टेंटली बस 3 वीक्स 3 21 डेज के लिए कुछ, और बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना फिर कि ट्रेड अपीयर नहीं हो रहा, पता है स्ट्रेटजी काम करेगा, फिर भी काम नहीं कर रही। काम कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे काम कर रही है। और बाकी सारे ट्रेडर्स को देखते हैं ऑनलाइन, जिनको हफ्ते में 2-3 बार ट्रेड्स मिल जाते हैं, और मुझे महीने में 2-3 बार ट्रेड्स मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे 1:6 है, 1:5, 1:10 है, 1:3 पर है ये। और लोग 1:3 का हफ्ते में 3 बार ट्रेड्स कर लेते हैं। अगर 2 बार भी हारे 1:3 पे, वो फिर भी 1% के प्रॉफिट में। मेरा वो केस ही नहीं है। सो मैं ये स्ट्रेटजी, फिर मैंने बैक टेस्ट किया, फिर मैं और फ्रस्ट्रेट हुआ कि बैक टेस्ट करने वाली स्ट्रेटजीज भी काम नहीं कर रही। फिर मैंने और बैक टेस्ट किया और स्ट्रेटजीज उठा के, वो भी काम नहीं कर रही। फिर मैंने लास्ट में डिसीजन लिया कि पेड कोर्स ही कोई करना पड़ेगा। फिर मैंने पे करके एक कोर्स ख़रीदा, उसकी वीडियोज़ वगैरह देखी, फिर मैंने वो अब करना स्टार्ट किया है। मेनली उसमें यही है कि जब जैसे जो ट्रेंड होता है वो हाईज एंड हाई लोस, जो बुलिश ट्रेंड होता है उसमें हाईज एंड हाई लोस फॉर्म होते हैं। जब हायर लो पे जब प्राइस वापस आएगा, जब हाई पे जब प्राइस वापस आएगा, रिट्रेसमेंट वापस होएगी, फिर वहाँ से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, उस पर हमने एंटर करना। सो हम 1.2% के प्रॉफिट में ओवरऑल। वो स्ट्रेटजी भी अब मैंने मास्टर कर लिया है, मुझे एक्सपीरियंस तो है ट्रेडिंग वगैरह में, मार्केट्स में। सब उससे देखते हैं अभी क्या रिजल्ट्स वगैरह आते हैं। अब मेन उसमें दिक्कत ये है, मुझे मंडे को 3:15 पे उठना पड़ेगा सुबह, क्योंकि तब एक कैंडल क्लोज होएगी और वो मुझे पता करना है, वो एक बेरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग जो भी है वो है। अगर वो हुई तो मैं एंटर करूँगा। ट्रेड को प्ले आउट वगैरह होने के लिए लग जाएंगे 3 to 4 डेज़। उसके बाद पता चलेगा कि जो भी उसका विन रेट, अब वो बंदा जो है वो बोल रहा है कि इट्स 60%, 50-60% ऑन 1:2। सो अभी तो मैं 2% रिस्क करके फिर 4% का एम करूँगा। अगर ठीक उसका स्टॉप लॉस हो रहा होगा तो मैं 6% का एम करूँगा, 1:3 का एम करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे प्ले आउट वगैरह करके 1 महीने के बाद पता चलेगा कि मुझे 2% रिस्क करना चाहिए या 3% रिस्क करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेड को प्ले आउट होने के लिए एवरेज 1 वीक लग जाएगा। 1 वीक लगा के चलते हैं अभी, बाकी पता नहीं, 2-3 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, क्योंकि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर मेनली ट्रेड करूँगा वो, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका वो होता है, मूवमेंट्स वगैरह। सो या दिस वीक का यही था। पिछले वाली जो स्ट्रेटजी थी वो, जैसे मैं पिछले साल का जैसे बैक टेस्ट वगैरह किया था मैंने पिछले साल का, वही हुआ। और उसके अकॉर्डिंग तो मेरे जो जून है, जून में मुझे मिलेंगे कितने ट्रेड्स हैं जून में भी मुझे प्रॉफिट होएगा, हाँ, लेकिन जून में ठीक है प्रॉफिट हो गया। अब जुलाई आता है, जुलाई में लॉस है, ठीक है, ये तो चलो हाँ ठीक है, हम फिर भी प्रॉफिट में आएंगे। फिर उसके बाद आता है अगस्त में ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। सितंबर में ट्रेड मिलेगा, ठीक है, वो भी 1% का प्रॉफिट ही होगा या कुछ। अक्टूबर में भी ट्रेड्स कम मिलेंगे। सो ओवरऑल हमारा वही रहा। अब मेन आता है फिर नवंबर में भी कोई ट्रेड्स नहीं है, दिसंबर में भी कोई ट्रेड्स नहीं है, जनवरी में 1 या 2 ट्रेड है। अब ये देखो, मैं एक ट्रेड पे 6% का प्रॉफिट करता हूँ, डेट्स
that's $300. $300 in 1 month for a trader, it's very low. उसके बाद जनवरी में, फेब में भी एक ट्रेड है, उसके बाद मार्च में लॉस है। चलो, तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। हाँ, इसमें 30 अभी तक यहाँ तक पहुँचने तक 30% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। अब बंदे जो है वो 30% का प्रॉफिट एक महीने में कर लेते हैं। सो दिस स्ट्रेटजी इज़ नॉट गुड, स्पेशली फॉर मी। उस बंदे के लिए ठीक होएगा, हाँ, जो मतलब इसको वैसे टाइम पास के लिए कर रहा है, नॉट द वन हु इज़ डूइंग इट फुल टाइम। सो आई स्क्रैप दिस स्ट्रेटजी। इसको शायद से मैं ट्रेड ना ही करूँ। 2 जून में ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की वो है प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर मैं नहीं करने वाला ये, तो इसलिए आई स्विच टू दैट स्ट्रेटजी। मैंने कंसल्टेंस वगैरह भी ली थी थोड़ी इसकी। सो मुझे यही था कि मैं जून के मिडल तक वेट करूँगा, लेकिन फिर 21 डेज़ ऑलरेडी हो गए थे, तो और वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या जो होता है नॉर्मली, एक अकाउंट क्लियर होने के लिए मैक्स टू मैक्स 1.5 मंथ लगता है मैक्स। कि अगर मतलब बंदे को ट्रेडिंग शुरू ही किया उसने, ठीक है ना, मतलब उसको एक स्ट्रेटजी पता है, वो कर रहा है 2 मंथ्स, चलो 2 मंथ्स लगा के चलो, मुझे 2 मंथ्स हो गया है। हाँ, मैंने ट्रेड्स छोड़ दिए, अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, अकाउंट क्लियर हो जाता, लेकिन अकाउंट क्लियर हो जाता, वापस 5K पर मैं वापस रीसेट हो जाता उसमें। फिर मैं मान लो मैंने $300 का प्रॉफिट कर दिया, 6% का प्रॉफिट हो गया, मैंने वो विड्रॉ कर लिया। उसके बाद वापस मैंने एक और ट्रेड किया, उस पर 2% का लॉस हो गया, $100 का लॉस हो गया। एक और किया, उस पर भी लॉस हो गया, चलो ठीक, $200 का लॉस हो गया। एक और बार ट्रेड किया, $300, $100 का प्रॉफिट हो गया, वो विड्रॉ किया। ये सारा कुछ करने के लिए मुझे 2 मंथ्स लग सकते हैं। 2 मंथ्स में $100 बहुत लो है उसका। फिर फ्री इस स्ट्रेटजी का सारा कुछ ठीक है, विन रेट अच्छा है, रेस टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, 1:3 पे है, लेकिन बस इसकी एक चीज़ बुरी है, फ्रीक्वेंसी बुरी है, बाकी सारा कुछ सही है। फिर मुझे था एक और, मैं स्क्रैच से स्ट्रेटजी बनाता हूँ वापस से, मेरे से नहीं बन रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे से वापस वो 1.5 महीना लगा के, फिर से इतना टाइम लगा के जब मुझे बनी बनाई स्ट्रेटजी मिल सकती है ऑनलाइन। अब जो ट्रेडर्स पहले थे जिन्हें स्क्रैच से स्ट्रेटजी बनाई 2-3 साल लगा के, उनका तो चलो हाँ, उनका रीज़न वैलिड था कि ट्रेडिंग तब इतना सोशल मीडिया पर इतना था नहीं, इतना उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोई प्रूवन स्ट्रेटजी या कुछ नहीं था, कोई ट्रेडिंग गुरुज नहीं थे। अब ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोग सिखाते हैं। मैंने एक और मेंटरशिप का फाइंड आउट किया था, मेंटरशिप का, कोर्स का नहीं। दैट पर्सन वॉज चार्जिंग £4,000, एक बार की पेमेंट थी, लेकिन £4,000 फॉर मेंटरशिप। और उसका भी रीज़न वैलिड था, उसने कहा इफ़ द पर्सन इज़ अर्निंग £1,000, सो लाइक आई वॉज सेइंग, सो उस बंदे का भी वैलिड था रीज़न कि इफ़ अ पर्सन इज़ अर्निंग £1,000 पर डे यूजिंग his knowledge, so it's valid for him to charge £4,000. लेकिन दिक्कत वो आती है कि अगर एक बिगिनर ट्रेडर है जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वो £4,000 कैसे देगा? और £4,000 भी दे दिए चलो जैसे तैसे, फिर उसके बाद उसको वेट करना पड़ेगा, अकाउंट ख़रीदने के लिए अलग से उसको कैपिटल कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अकाउंट ख़रीदेगा, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगा के उस अकाउंट को क्लियर करेगा। सो ये उनके लिए मेनली जिनका मतलब, और इंडिया जैसे, आई एम फ्रॉम इंडिया राइट, सो इंडिया में एक बंदे की नॉर्मल इनकम क्या होती है एक हाउस होल्ड में? 50,000 60,000, एक मिडिल क्लास की अर्निंग्स। अब मैं यूएस में तो हूँ नहीं कि मेरी
मेरे हाउस होल्ड की मंथली सैलरी 4,000 3,000 या $5,000 है कि मैं आराम से विद कंफर्ट आई कैन पे हिम, सो आई कैन नॉट डू दैट। सो इंडिया में अब यही दिक्कत है कि अब इतना कौन पे करेगा फिर। सो आई एम सेल्फ टॉट टिल नाउ, आगे भी खुद से ही कर लूँगा। थोड़ा मेंटर का हाँ ज़रूरत चाहिए होता है। जब मेरा पे आउट्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे फिर मैं मेंटर वो अफोर्ड कर पाऊँगा, फिर उससे और सीख के अपनी स्किल्स और डेवलप करूँगा। लेकिन करेंटली मुझे पे आउट्स वगैरह चाहिए, फिर मुझे पे आउट्स वगैरह रिसीव करने पड़ेंगे कि मेरे पास एक प्रूफ आ जाए, मैं सेल्फ सस्टेनेबल वगैरह हो जाऊँ। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर में एक मेंटर का कोर्सेज वगैरह नहीं, मेंटर का, नॉट अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, ठीक है, वैसा कुछ नहीं, एक प्रॉपर मेंटर। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक अपडेट करता हूँ कि स्ट्रेटजी का विन रेट क्या था, सारा कुछ क्या था। अब मैं शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं बना पाऊँगा शायद, क्योंकि मैं पहले 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करा था। अब मैं शॉर्ट्स में अपडेट वगैरह ही देता रहूँगा कि अगर मैंने कोई ट्रेड एंटर जब किया तो कैसा था, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसका क्या रहा रिज़ल्ट, फिर लास्ट उसका एंड रिज़ल्ट क्या रहा, वो वैसे अपलोड करूँगा फिर मैं वीडियो। क्योंकि अगर मैं ऐसे अपलोड करूँगा जैसे अब मैं नॉर्मली करता हूँ कि एक जस्ट टाइम लैप्स होता है एक मेन, सो वैसे तो करते करते अब 2 डेज़ का मैं टाइम लैप्स कैसे कर दूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल राइट। अब 2 दिनों के लिए मैं रिकॉर्ड थोड़ा ना करता रहूँगा, एक वीडियो ही इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और एडिट करते करते क्या मैं एक 24 घंटे की वीडियो को एडिट करना है 1 मिनट में, इट डजेंट मेक एनी सेंस। सो इसलिए दैट्स इट फॉर दिस वीक गाइस। Thank you for watching, thank you for sticking around, and I will see you guys in the next one.